आज हम पढ़ेंगे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ को देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई प्रेमचंद है जिसके जूते फटे हुए हैं। नहीं, ये प्रेमचंद महान कथाकार, महान गद्यकार, उपन्यासकार तो जो है उनके बारे में बताया गया है कि प्रेमचंद जो एक महान गद्य सम्राट हुए हैं, उनकी ये जीवन रेखा चित्र उनके ऊपर प्रस्तुत किया गया है। यह एक व्यंग रचना है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कैसे प्रेमचंद के जो जूते हैं उनके एक वेशभूषा है उसका चित्रण किया गया है कि उन्होंने फ़ोटो खिंचाने की जो वेशभूषा है उसके ऊपर बताया है कि उनकी जो वेशभूषा है वह अलग अलग नहीं है। फ़ोटो खिंचाने की भी वेशभूषा वैसी है जैसी साधारण वेशभूषा वो पहनते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि जूते फटने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका जो जूता है वह जो विषम परिस्थितियां हैं, मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं, उनका सामना करते करते उनका जूता फट गया। यहाँ पर दिखावे, आमतौर पर जो हम दिखावे की प्रवृत्ति को अपनाते हैं उस दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग किया गया है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे पहले लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। अध्यापन मतलब पढ़ाने का काम करना। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। वसुधा एक पत्रिका का नाम है। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी का अर्थ होता है सबसे आगे। परसाई जी की कृतियों में है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे कहानी संग्रह मैंने कई बार आपको क्लास में भी बताया है कि जैसे प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनका अलग अलग संग्रह है। जैसे मानसरोवर में कहानियां हैं, कहानियों का संग्रह है मानसरोवर। तो मानसरोवर भाग 1, मानसरोवर भाग 2 ऐसे। तो ये भी क्या है, जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है, कहानी संग्रह है, मतलब कहानियों का अलग अलग कहानी लिखी हुई है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दो, ये इनका क्या है, व्यंग रचनाएं हैं, व्यंग संग्रह हैं, ये उल्लेखनीय। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मतलब उन्होंने जो व्यंग रचनाएं ली है वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड, बेईमानी इनके ऊपर लिखा है। शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपनी रचनाओं को उकेरा है। उन्होंने बताया है कि ये जो रचनाएं हैं ये समाज में नई चेतना का प्रवाह करती हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। मारक क्षमता मतलब शब्दों का चयन ऐसा है कि जो मर्म को छू जाता है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन
किया है। ये जो पाठ है ये एक निबंध है और इस निबंध में जो लेखक है हरिशंकर प्रसाई, उसने क्या किया है कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, कि वो जो सिंपल रहते थे उनकी सादगी के साथ एक रचनाकार जो होता है उसकी अंतर्भेदी, यदि भीतर से मन को अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है। आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अवसरवादिता मतलब हम क्या करते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं। उसी का वर्णन जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि एक महान कथाकार के व्यक्तित्व की तुलना आज की जो दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता है उसको दर्शाया गया है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। कौन कह रहा है? लेखक। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई है। कनपटी चिपकना और ये गालों की हड्डियां, ये जो है मुंह कैसा हो जाता है, मुंह पतला हो जाता है और घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बताती है। मतलब चेहरा कैसा है, मुंह पतला है कि मुंह पिचका हुआ है, हड्डियां उभरी हुई हैं, लेकिन मूछें जब मूछें जब बड़ी बड़ी हैं, गहरी हैं, तो चेहरा ऐसा भरा भरा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। जूते कैसे पहन रखे हैं? कैनवस के। बंद मतलब बांधने वाले जो होते हैं फीते, वो कैसे हैं? बेतरतीब, मतलब बिना तरीके से उल्टे सीधे बांध रखे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। लोहे की पतरी लगी रहती है जिसमें से फीते को हम पिरो लेते हैं, और वो लेखक कह रहे हैं कि लापरवाही से उनका उपयोग करने के कारण वो जो पतरियां हैं वो निकल गई हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती होगी, तब वैसे बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं कि जब पतरी निकल जाती है तो उसमें उस छेद में से फीते को निकालने में तकलीफ होती होगी, इसलिए जैसे तैसे बंधता है वैसे ही फीते को बांध लिया जाता है। दाहिना पांव का जूता, ठीक है, दाहिना होता है सीधा पैर, राइट, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनके एक पैर का जो दाहिना पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं जूते का है उसमें छेद हो रहा है और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है, उंगली बाहर दिखाई देती है। तो लेखक कहते हैं कि जब फोटो खिंचाने का ऐसा है कि फोटो खिंचाने की पोशाक ऐसी है तो घर में पहनने की या वैसे पहनने की पोशाक कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अब इन्होंने कहा है ना कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, मतलब इनमें दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, साहित्यिक पुरख का क्यों कहा गया है? क्यों ये क्या किया है कि गद्य साहित्य में जो प्रेमचंद है उनका बड़ा ही योगदान है। तुम्हारा जूता फट गया है और तुम्हारी उंगली बाहर दिखाई दे रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। बेपरवाही, लापरवाही जो दिखाते हैं उसकी कोई परवाह नहीं है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, उसमें व्यंग है। ये जब भी हम फोटो करते हैं तो हम कहते हैं स्माइल प्लीज। तो लेखक कह रहा है कि प्रेमचंद की जो कुएं की गहराई, मतलब दर्द के गहरे कुएं की कहीं तल में, मतलब उनकी जो हंसी मुस्कान है वह एक तरह से क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे उस मुस्कान को चेहरे पर लाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही
फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक कर दी। तो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि उनकी जो मुस्कान है वो कैसी लग रही है कि उसमें एक व्यंग दिखाई दे रहा है कि एक मजाक वो बना रहे हैं। आगे देखिए, यह कैसा आदमी है जो खुद तो जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो जूते तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा कि पत्नी ने कहा होगा कि चलो फोटो खिंचाते हैं, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेखक कहता है कि तुम्हारी ये जो पोशाक है कि एक महान साहित्यकार, एक उपन्यासकार, एक गद्य सम्राट की इस पोशाक को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन वो उस दुख को रोने का मन करता है। लेकिन जब तुम्हारी ये व्यंग भरी मुस्कान, इस तीखे दर्द को देखता हूँ तो मैं अपने आप को रोक जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं। यहाँ पर दिखावे की प्रवृत्ति कि हम दिखावे के लिए क्या क्या करते हैं। कोट से वर दिखाई देते हैं, वर मतलब दूल्हे का रूप ले, और मांगे मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। उन्होंने कहा है कि तुम फोटो पर का महत्व नहीं जानते, और लोग तो इत्र चुपड़ कर, मतलब यहाँ पर कि लोग कैसे कैसे दिखावा करके फोटो खिंचाते हैं ताकि फोटो में वो सुंदर आए। बनावटी चेहरा उनका जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखाते हैं। जो दिखावे की प्रवृत्ति है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हो जाती है। यह जूता शक्तिशाली व्यक्ति का प्रतीक है और जो टोपियां हैं वह गुणवान व्यक्ति का प्रतीक है। तो उसने कहा है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता उस जमाने में 5 रुपए में। तो 8 आना यानी 8 आना 8 और जूता 5 रुपए। तो जूते की कीमत हमेशा क्या रही है, ज़्यादा रही है। तो ये कहा है कि शक्तिशाली जो व्यक्ति है उसे गुणवान व्यक्ति, उसके ऊपर उस गुणवान व्यक्ति का वहाँ कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है कि शक्तिशाली व्यक्तियों पर अनेक गुणी व्यक्ति हैं, उनको न्योछावर कर दिया जाता है, उनका महत्व कम हो जाता है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे उसकी इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। क्यों चुभ रही है? कि उन्होंने देखा कि कैसे एक महान व्यक्ति गरीबी और सामाजिक विडंबनाओं का शिकार हो रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ तो तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते हैं। ये सारी उपाधियाँ दी गई हैं किसको? प्रेमचंद को। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के बीच नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पहनी मिट्टी पर रगड़ खाकर का लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी तुम दिखावे पर नहीं जाते और हम दिखावे के लिए अपने ही, चाहे उसका लिए हमें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, हमें कष्ट ही क्यों न झेलना पड़े, लेकिन हम दिखावे की प्रवृत्ति को अपनाते जाते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर नहीं खींचाऊँ।
चाहे जीवनी बिना फूटे के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरी हौसले पस्त कर देती है, हरा देती है मुझे। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? वो होरी है, वह गोदान का एक पात्र है। तो वहां पर कहा गया है क्या होरी का गोदान है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात कहानी है जो कि पूस की रात में नील गाय, हल्कू का नील गाय होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पूस की रात मतलब सर्दी की रात्रि होती है जिसमें हल्कू उस गायों का, नील गाय की अपनी खेती के बचाव के लिए वहां पर सोता है। लेकिन एक दिन बहुत अधिक सर्दी होती है और क्या करता है हल्कू, अलाव जलाकर वहीं सो जाता है। वह जब सुबह देखता है तो नील गाय पूरी खेती को चौपट कर जाती है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे? ये सारी कहानियों के पात्र हैं। मुझे नहीं लगता माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। ये कफन कहानी है, उसका पात्र है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। ये मेरी जनता के लेखक, क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? ये सब कारण बता रहे हैं लेखक, और उसका फिर उपाय भी कि उसका समाधान क्या है। ये सारे प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं और उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था और उन्होंने कहा था, आवत जात कन्हैया घिस गई, भूल गए हरिनाम। और जो कुंभन दास है वह अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक थे। जब अकबर का शासन था, अकबर फतेहपुर सीकरी में रहते थे, तो वहाँ पर कुंभन दास अकबर के पास जाते थे और इस आने जाने में उनके पन्हिया होता है जूता, जूती जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आने जाने में व्यर्थ में समय नष्ट हुआ और मैंने भगवान के नाम को भी विस्मृत कर दिया। और ऐसे बुला कर देने वालों के लिए कहा है, जिनको देखकर दुख उपजत है तिनको करबे परेशान रहो। कि जिनको देखने से दुख उत्पन्न होता है, वैसे यहाँ पर भी वही जूता और टोपी का उदाहरण दिया था। वैसे ही जो कुंभन दास थे वे बहुत अधिक गुणवान और ज्ञानवान व्यक्ति थे, लेखक थे। और उन्होंने कहा है कि जिनको देखकर, अकबर था वह शक्तिशाली शासक था, तो उन्होंने कहा कि जिनको देखने से दुख उत्पन्न होता है ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? सलाम करना पड़ता है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है, उनकी गुलामी करनी पड़ती है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत दर परत सदियों मतलब 100 सालों से जो चल रही है, तो उन सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। सदियों से परत दर परत, जैसे भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है और शोषण है, वो जो हमने शुरू में ही बताया था, उनका उन्होंने क्या है, प्रेमचंद ने अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में उनका खुलकर क्या किया है, विरोध किया है। तो उन्होंने कहा है कि इन विषम परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, इन मुसीबतों से लड़ते लड़ते शायद तुम्हारा जूता फट गया होगा। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तो लेखक ने कहा है कि तुम उनसे समझौता भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कई नदियां पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, मतलब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो तुमने भी क्या किया, तुम भी ऐसा करते कि जो बंदी बंदाई परिपाटी चली आ रही उसको चलने देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम समझौता कर ही नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत सी करती है। तुम जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब घृणित,
जिसे निम्न दृष्टि का, निम्न श्रेणी का समझते हो। निम्न श्रेणी का मतलब जातिगत आधार पर नहीं, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण ये करता है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसे घृणित समझते हो उसे हाथ की तरफ, मतलब उसे इतना सम्मान नहीं देते, उसे पैर की उंगली से इशारा करते हो। क्योंकि जूते में जो पैर की क्या दिखाई दे रहा था, सिर्फ पैर की उंगली दिखाई दे रही थी। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम उस पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियां छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच गए और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। आखिर की पंक्तियों में कहा है कि तुम कैसे समाज में हो रही इन बुराइयों से बचकर निकल रहे हो, कि मैं उन बुराइयों का डटकर मुकाबला कर रहा हूँ और तुम उनसे निकल रहे हो। तुम कह रहे हो कि इसमें क्या किया है, उन्होंने, लेखक ने बताया कि तुमने ठोकर मार मार कर मैंने अपना जूता फाड़ लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दिखावे की प्रवृत्ति को, ऊपर से अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हो, लेकिन नीचे से सुरक्षित नहीं हो। इस पाठ में यही दर्शाया गया है कि 2-3 चीज़ें बताई गई है। एक तो अवसरवादिता, दिखावे की प्रवृत्ति को बताया गया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि कैसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने गुणवान व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है। लेखक ने कैसे समाज में व्याप्त बुराइयों का क्या किया है, डटकर मुकाबला किया है। ये हमारा पाठ था। इस पाठ में आए कठिन शब्दों का और प्रश्नों का जो की चर्चा है वह हम डाउट क्लास में करेंगे, और कठिन शब्द आपको दे दिए जाएंगे। उन कठिन शब्दों को आपको जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखना है। थैंक यू।